तो आज तारीख है 15 सितंबर, और 15 सितंबर की पहली न्यूज़ की बात करें तो वो आई है जॉन कैरी के बारे में। हम लोग भी जानते हैं कि जो यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय हैं क्लाइमेट के, वो भारत आए हुए हैं। और यहाँ पे वो बात कर रहे थे अलग अलग टॉपिक्स पे क्लाइमेट को लेके भारत में अलग अलग लोगों से। तो उन्होंने भारत से कमिटमेंट चाहा था कि जैसे और देशों ने कमिटमेंट करके रखा है कि हम उन वो 2050 तक नेट जीरो कर देंगे कार्बन एमिशन। चाइना ने करके रखा है हम 2060 तक कर देंगे, न्यूजीलैंड का है हम 2040 तक कर देंगे। तो ऐसा कमिटमेंट वो चाह रहे थे क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में था कि 2050 तक करना है। तो वो एग्रीमेंट चाह रहे थे भारत के साथ में कि ऐसा कोई भारत कर दे। बट उन्होंने अभी ये कहना है कि भारत ने ऐसा कोई एग्रीमेंट या कोई कमिटमेंट नहीं दिया उन्हें कि हम नेट जीरो करेंगे। बात ने उल्टा ये और कह दिया है कि हमारा पर कैपिटा अभी बहुत कम है, तो अभी तो हम लोग नेट जीरो के बारे में ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं। अभी केवल यही है कि जो भारतीय रेल है वो 2030 तक नेट जीरो कर देगी, और 2030 तक 450 जो गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है वहाँ उस लक्ष्य को पूरा करना है बस। जो अभी 160 है हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी गीगावाट, और उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज से 450 करना है 2030 तक। और हमारी जो ट्रेन है उनको नेट जीरो पे लेके जाना है बस। तो वो संतुष्ट नहीं, उनका कहना ये है कि भारत को नेट जीरो कर देना चाहिए। अगर हमें 1.5 डिग्री का जो तापमान बढ़ने वाला है, पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने जो चीजें जारी की थी, जो चीजें तय की थी, उनको पूरा होना चाहिए। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो बस यही था। एक नेक्स्ट न्यूज आई है होलसेल प्राइस को लेके कि होलसेल प्राइस जो है ना ब्रो, देखो दो प्रकार के प्राइस होते हैं। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स सीपीआई, डब्ल्यूपीआई सॉरी, और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको सीपीआई बोलते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो होलसेल में चीजें खरीदते हैं उनके लिए। और सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो प्रति व्यक्ति कितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से। तो डब्ल्यूपीआई का अभी एक डाटा निकला है कि इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई में अगस्त के महीने में तकरीबन 11.5% से भी ज्यादा पहुंच गया। तो वो ऑल टाइम हाई है। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इतना इन्फ्लेशन आज तक होलसेल प्राइस में कभी नहीं हुआ। इवन दो ये इसका मेन कारण जो माना जा रहा है वो फ्यूल को माना जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं पिछले एक महीने में अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स की देखी जाए तो 26.1% तक फ्यूल और पावर में इन्फ्लेशन चल रहा है। तो जब फ्यूल और पावर सप्लाई जो अलग अलग तरीके से उनसे ही मैन ट्रांसपोर्ट होता है चीजों का, और उनमें 26% का इन्फ्लेशन चलेगा, तो सीधी सी बात है होलसेल प्राइस तो ऊपर चली जाएगा। और फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसका कन्वर्जन हम लोगों को सीपीआई में भी आगे आने वाले समय में दिखाई देगा और ज्यादा। अब देखो थोड़ा इसके पीछे की जानना जरूरी हो जाता है कि होलसेल प्राइस क्या है, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है। देखो डब्ल्यूपीआई की बात करें तो उनको होलसेलर्स खरीदते हैं चीजों को, उस और आधार पे नापा जाता है। और जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, वो डब्ल्यूपीआई को लॉन्च करता है। वहीं अगर अपन लोग सीपीआई की बात करें, जिस जो कस्टमर पे को गुड्स कितने प्राइस में मिलते हैं उसकी बात करें, तो इसको एनएसओ जारी करता है। सीपीआई को नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस जो होता है वो जारी करता है। तो डब्ल्यूपीआई सीपीआई दोनों को अलग अलग लोग जारी करते हैं, बस यही थोड़ा बहुत जानना जरूरी था। और इससे ज़्यादा डिटेल में तो फिर इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है, तो वो यहाँ पे कवर नहीं करेंगे अपन। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो वो आई है नेशनल एंथम को लेके कि मेघालय की हम देखते हैं कि बने हुए 50 साल होने वाले हैं अगले साल मेघालय को। तो मेघालय की जो 50वीं एनिवर्सरी है उस पे नेशनल एंथम को, हमारे जो जनगण मन है उसको इंडिजीनियस टच देने के लिए उन लोगों ने वहां पे एक अलग से रिदम बनाई है। जो नेशनल एंथम आगे बजेगा वो बजेगा, पीछे उनकी रिदम चलेगी साथ में, जिस वहाँ के इंडिजीनियस उनके ट्रेडिशनल जो अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, ट्रेडिशनल चीजें हैं, उनको भी नेशनल एंथम मिलाया जाएगा। और केंद्र सरकार ने भी इसकी परमिशन दे दी है। तो मतलब बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए केंद्र सरकार से परमिशन मिल गई है मेघालय को। पहली बार अगर देखा जाए तो इंडिजीनियस टच दिया जा रहा है हमारे नेशनल एंथम को मेघालय में। अब नेशनल एंथम की थोड़ी बात करें तो 11 दिसंबर 1911 को हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था। और देखा जाए इंग्लिश में भी इन लोगों ने इनने ही ट्रांसलेट किया था। अब इनने बंगाली में बनाया था, और हिंदी में, अगर हिंदी और उर्दू की बात करें तो जो कैप्टन आबिद हसन है उन्होंने हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट किया था जनगण मन को। वहीं अगर हम लोग मेलोडी की बात करें कि किसने बनाई थी, तो जो कैप्टन राम सिंह ठक्कर थे उन्होंने बनाई थी इसकी मेलोडी। और पहली बार अगर गाए जाने की बात करें तो ये आईएनसी का जो
हम कहते हैं ना कि कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, उन्हीं में ही गाया गया था 11 दिसंबर 1911 को पहली बार। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो भांजी हैं जिनका नाम है सरला देवी ने पहली बार इसको गाया था। अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, बहुत से लोग अपने नेशनल एंथम को जोड़ के किससे देख देते हैं कि ये बनाया ही इसलिए गया था कि वो उस समय क्या हुआ था, उसी टाइम पे दिल्ली दरबार हुआ था। 11 दिसंबर को लोगों ने गाया और 12 दिसंबर को दिल्ली दरबार था। तो ज्यादातर लोगों को लगा कि वो जो दिल्ली दरबार हुआ है उसमें जो प्रिंस आए हैं, जो क्वीन आई हैं, उनके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा बनाया। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग होते हैं, उनको सच्चाई नहीं पता होती। और बाय द वे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनने खुद ने भी ये चीज साफ कर दी थी 1937 में आके कि मैंने कहीं से भी ये दिल्ली दरबार के लिए नहीं गाया था और ये दिल्ली दरबार के लिए कहीं से भी नहीं था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद एक लेटर लिखा है उस टाइम उसमें लिखा हुआ है ये चीज साफ कि मैंने दिल्ली दरबार के लिए नहीं गाया था और ना ही ये प्रिंस या प्रिंसेस के लिए था। अब हम लोग बात करें ना कि इसको सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया का नेशनल एंथम भी कहा था। और 24 जनवरी 1950 को जब देश आजाद हो गया था तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ने इसको इंडियन नेशनल एंथम के रूप में भी अपना लिया है। तो दैट्स ऑल, ये पूरा था जो हमको जानना जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वह ये मंडियों को लेकर एक डाटा आया है अलग अलग फसलों को लेके। तो ओवरऑल डाटा में एक एक चीज याद रखना जरूरी नहीं है हमको, हमें बस इतना जानना जरूरी है कि 2013 से 2019 के बीच में मंडी में ऑटोमेटिकली भी माल कम होता जा रहा है। लोगों को एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या एपीएमसी है जो मंडी क्षेत्र है उनके बारे में पता ही नहीं है बहुत से लोगों को। तो किसानों को अलग अलग जो फसल का डाटा है वो पूरा इसमें डाटा लाइन दिया गया है। जैसे पैडी को मान लो, तो पैडी जिसको अपन लोग धान कहते हैं, तो वो 17% धान है वो मंडियों में जाती थी 2013 में। आज जितना प्रोडक्शन होता है धान का उसका मात्र 3.2% मंडियों में जाता है। तो ओवरऑल में ये जो नए कानून आए हैं इनके आने से क्या होगा इस पे इम्पैक्ट, तो इस सब के बारे में दिया हुआ है कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि मंडी में ज्यादातर लोग बेचते ही नहीं है। लेकिन देखो इन दी अदर नोट हम लोग ये भी जानते हैं कि मंडी में एमएसपी है, इस वजह से बाहर के व्यापारी एमएसपी से ऊपर रुपए प्रोवाइड करवा देते हैं किसानों को। अगर एमएसपी मंडी में ही खत्म हो जाएगी तो व्यापारियों की मोनोपोली हो जाएगी वहां पे। तो इस वजह से लोग मंडी में नहीं बेचते क्योंकि व्यापारी एमएसपी से ज्यादा दाम देते हैं। तो दैट्स ऑल, बस यही एक डाटा था तो इसमें दिया हुआ था कि 2013 से 19 के बीच में मंडी में जितने भी किसान बेचते थे वो भी कंपैरेटिवली कम होते जा रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वह क्वाड समिट को लेकर कि हमारे मोदी जी अभी सितंबर के लास्ट में जो क्वाड समिट होने वाली है उसके लिए जा रहे हैं। और वहीं हम देखते हैं कि जो यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसकी भी मीटिंग होने वाली है, जो टाउन हॉल, यूएनजीए को टाउन हॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है बाय द वे। तो 57th मीटिंग है यूएनजीए की। अब थोड़ा हम लोग यूएन के बारे में बात कर लेते हैं कि देखो 1899 में हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल पीस ऑफ कॉन्फ्रेंस होती है जो हेग में हुई थी न्यूयॉर्क के पास में। और वहां पे पीस के वॉर अब नहीं करेंगे, अब हम लोगों को पीस स्थापित करना है। और ये सब सोच के 1919 में 1919 में लीग ऑफ नेशंस का गठन होता है। और लीग ऑफ नेशंस का काम ही ये था कि सारे देशों ने उसको मिलकर बनाया था और वर्ल्ड वॉर अब दोबारा नहीं होने देनी है। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है, तो लीग ऑफ नेशन वहां पे खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आता है यूनाइटेड नेशन, यूएन बनता है बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। तो अब यूएन की बात करें तो यूएन नाम ही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। तो 1942 में यूएन को बनाया जाता है। उस समय 42 में जब इसको बनाने वाला चार्टर आता है तो उस पर 26 नेशन उस चार्टर को मिलके लेके आते हैं, 26 अलग अलग देश। और जब इस पे साइन होता है तो टोटल 50 देश थे जिन्होंने साइन किया था। बाय द वे इंडिया ने साइन, इंडिया इसके फाउंडर मेंबर्स में माना जाता है। बट दूसरी तरफ ही इंडिया कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि यूएन का कहना यह था उस टाइम पे कि जो देश गुलाम है, क्योंकि 1945 में इसके चार्टर पर साइन हुआ था और तब इंडिया एक गुलाम कंट्री था और इंडिया मतलब दूसरे की कॉलोनियल स्टेट था। तो उस समय जितनी भी कंट्रीज ने जो कॉलोनियल थी उन लोगों ने यूएन के चार्टर पर साइन किए थे, तो उनको उसका फाउंडर मेंबर नहीं माना जाता यूएन के द्वारा। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं मानते, तो इस पर विवाद है। तो अभी अगर देखा जाए तो यूएन की 6 अलग अलग असेंबलीज हैं जिनसे मिलकर यूएन पूरा चलता है। उनका नाम है यूएनजीए जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और तीसरी है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल,
चौथी है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, एक है यूनाइटेड इंटर एशियन काउंसिल ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है उसको कहा जाता है दूसरी तरफ, और एक लास्ट है यूएन सेक्रेटरीट। तो ये 6 मेजर कंपोनेंट है जिनसे मिलकर यूएन बना हुआ है। अभी की बात की जाए तो 193 मेंबर्स है जो यूएन के मेंबर्स हैं, सदस्य देश हैं। न्यूयॉर्क में हर साल इसकी मीटिंग होती है, और 6 अलग कमेटीज हैं जो यूएन जीए, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उनकी मीटिंग को करवाती हैं। तो उनके लिए 6 अलग अलग कमेटीज बनी हुई हैं जो ये काम करती हैं। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या करती है, अलग अलग देशों के खिलाफ में मेमोरेंडम पास करना, देशों में क्या चल रहा है उनके ऊपर ध्यान देना, हम लोगों को मिलकर कैसे पूरी दुनिया को आगे बढ़ाना चाहिए इन पे ध्यान देना, टेररिज्म पे ध्यान देना, दुनिया में कहीं पे असमानताएं ना फैल रही हैं उनको कम करना, ग्लोबल रूल्स को स्थापित करना, ये पूरा काम है यूनाइटेड नेशंस का। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को लेकर कि देखो इंडिया के पास में डॉर्नियर एयरक्राफ्ट थे, हम लोगों ने मॉरिशस को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया है लीज पे। और देखो इसके हम लोगों ने पैसे नहीं लिए बाय द वे, हम लोगों ने ऐसे ही यूज के लिए उन लोगों को लीज पे दे दिया है अगले 10 साल के लिए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मॉरिशस को। तो दैट्स ऑल, ये छोटी सी न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके। देखो जम्मू कश्मीर में 2006 में एक फॉरेस्ट राइट बिल आया था, जिसके तहत जो वहाँ की एससी कम्युनिटीज हैं उन लोगों को वहाँ पे कहीं पे भी मतलब चराने की छूट हो जाएगी, कि जम्मू कश्मीर में कोई भी एरिया है जहाँ पे एससी कम्युनिटी के लोगों को चराने से मना किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बहुल इलाके हैं, वहाँ पे एससी कम्युनिटी को लोग अपने भेड़ बकरी ये सब नहीं चरा सकते। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर बिल लाना पड़ा था कि इसको कानून बना देंगे, इसको क्रिमिनलाइज कर देंगे, तो इसके खिलाफ फिर वो लोग एससी कम्युनिटी वाले खड़े हो सकेंगे। तो वो बिल 2006 से अभी तक पास नहीं हो पाया था। आखिरकार कल ये बिल पास हो गया है, और अब अगर कहा जाए जम्मू कश्मीर में तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो लागू हो गया है। अगली न्यूज की बात करते हैं, तो आइए आरबीआई प्लस जो मॉनिटर अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, जिसको एमएएस कहते हैं हम लोग, उन दोनों को लेके कि आरबीआई और एमएएस ने मिलकर आपस में एक एमओयू किया है। अब ये किसको लेके किया है, देखो इंडिया में चलता है यूपीआई, और जिससे हम लोग पैसे ट्रांसफर लेते देते हैं, और जो गवर्नमेंटल भी है। और वहीं हम देखते हैं कि सिंगापुर में क्या चलता है, पे नाउ चलता है। तो यूपीआई और पे नाउ इनको आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जिससे हम लोग क्रॉस बॉर्डर जो रेमिनेंस है ले दे सकें, पैसे ले दे सकें क्रॉस बॉर्डर। तो ये कहा जा रहा है कि अगले साल से इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, और आरबीआई और एमएएस जो वहां की सेंट्रल बैंक है और हमारी सेंट्रल बैंक है, दोनों के बीच में एमओयू साइन हो गया है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में। तो अब करेंसी स्वैप करना या करेंसी चेंज करना, करेंसी चेंज करके भेजना, फिर उसमें अलग से चार्जेस लग रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग सिंपली यूपीआई से ही पैसे इंटरनेशनली भी भेज सकेंगे। अब हाँ, बाय द वे अभी इन लोगों ने ये बताया नहीं है कि आरबीआई इसके लिए कितना चार्ज लेगा, क्योंकि भेजने का कुछ ना कुछ तो चार्ज लेगा। वो चार्ज में भी शायद अगले साल ही डिस्क्लोज होंगे। और जब हम बात करें ना क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की, जिसको सीबीआर बोलते हैं, इंडिया सबसे बड़ा देश है जिसको सबसे ज्यादा क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मिलता है, जिसको प्रेषण भी कहते हैं हिंदी में। इंडिया प्रेषण पाने वाले देशों में नंबर 1 पर है, क्योंकि हमारे जो एनआरआई वगैरह बाहर रहते हैं वो बहुत ज्यादा रुपए भेजते हैं। $500 बिलियन प्लस आया था इंडिया का इस साल का रेमिटेंस। तो बहुत ज्यादा रेमिटेंस हम लोगों को मिलता है, और दुनिया में हम नंबर 1 देश है रेमिटेंस पाने वालों में। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो आइए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को लेकर कि एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उसने एग्रीकल्चर में टेक्निकल सॉल्यूशंस को अपनाने के लिए, कि कैसे एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए जैसे एग्रीकल्चर को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, उसके लिए 5 कंपनियों से, पहला का नाम है टिस्को, दूसरी रिलायंस जियो, तीसरा सिस्को, चौथा एनसीडीईएक्स, और पांचवा जो है वो है निंजा कार्ड। इन 5 कंपनियों से हम लोगों ने एमओयू साइन किया है हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, और ये पांचों कंपनियां मदद करेंगी एग्रीकल्चर में टेक्निकल सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। देखो बाकी सब तो हमको पता है कि टिस्को सिस्को निंजा कार्ड और जो रिलायंस जियो ये क्या करती है। एनसीडीएक्स की बात कर लें तो एनसीडीएक्स जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है, ये उसको लेकर है कि हमें अगर बाहर से भी कोई सपोर्ट चाहिए, कोई मशीन मंगानी हो हमारे टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए, तो एक डेरिवेटिव एक्सचेंज को भी इसमें डाल दिया गया है कि कमोडिटी चेंज करने में प्रॉब्लम ना आए। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए बुकर्स प्राइस को लेकर कि 2021 के जो बुकर्स प्राइस हैं
उनके लिए 6 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। मतलब जितने भी, यहाँ देखो हो तो क्या है ना, जब बुकर्स प्राइज तुम्हें लेना हो तो तुम आवेदन कर सकते हो। तुम, बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं, उनमें से 6 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, उनमें से 5 6 7 लोगों को, और फिर उन नॉमिनेशन में से एक को चुन के दे दिया जाता है। तो अभी वो नॉमिनेशन जो होना था उनमें 6 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। और बाय द वे, अगर कहा जाए ना कि जो चाइनास कॉर्नर करके एक बुक है जो सुरजीव की है भारत से, उन्होंने बुक भेजी थी, वो भारत के एक ही बुक गई थी भारत की, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है और वो नॉमिनेशन में भी नहीं आई है। तो बस हमें ये चाइनास कॉर्नर क्या है ये बुक जानना जरूरी हो जाती है। अब देखो, जब हम बात करते हैं बुकर्स प्राइज की, तो बुकर्स प्राइज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेंस बुकर प्राइज, एक होता है इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज। मेंस बुकर प्राइज क्या होता है? ऐसी किताबें जो इंग्लिश में लिखी गई हैं और यूके या आयरलैंड में पब्लिश की गई हैं, केवल यूके और आयरलैंड में पब्लिश हो और इंग्लिश बुक हो, उनको मिलता है मेंस बुकर प्राइज। लेकिन वहीं पे हम बात करें इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज की, तो वो कहीं पे भी पब्लिश हो सकती है और किसी भी भाषा में हो सकती है। तो ये बुकर्स प्राइज 2 अलग अलग प्रकार के हैं। अब भारत की बात करें तो भारत ने अभी तक 4 बुकर्स प्राइज हैं जो जीते हैं। अब उनके कौन कौन से नाम है? एक तो अरुंधति रॉय की जो बुक है द गॉन ऑफ द स्मॉल थिंग्स। दूसरी बुक है द वाइट टाइगर जो अरविंद अधिगा की है, उस पर मूवी भी बन चुकी है। तीसरी बुक है द मिडनाइट चिल्ड्रन जो की है सलमान युशिदे की। और एक फोर्थ बुक है जिसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो कि किरण देसाई की है। तो ये 4 बुक और ये 4 राइटर्स हमें एग्जाम के लिए जानना जरूरी हो जाते हैं और याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि यही 4 इंडियन हैं जिनको आज तक मैन बुकर्स प्राइज मिला है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं यहाँ पे कि नॉर्वे में क्या हुआ ना, नॉर्वे में लेफ्ट विंग की 3 अलग अलग पार्टीज थी, उन लोगों ने मिलकर अभी इलेक्शन जीत लिया है। तो जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट पीएम है सुलबैग जो थे, उनने इस्तीफा दे दिया है और अब कहा जा रहा है कि जॉनसन है जो नए वहां पे प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। और अगर सोलबैग की तुम्हें याद हो तो सोलबैग वही है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था और गाड़ी लेके निकल पड़े थे कोरोना के टाइम पे, तो उनकी ही कंट्री में 3 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया था उन पे। तो उनको हटा दिया गया है और अब नए वहां पे लेफ्ट विंग की पहली बार वहां पे सरकार आने वाली है, जिसके जॉनसन है जो वहां के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नॉर्वे की बात करें तो ऑस्लो यहाँ की कैपिटल है और 1905 में स्वीडन से इसको आज़ादी मिली थी। अब देखो, नॉर्वे पहली बार तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नहीं आता, उसके बाद में आता है। और उसके बाद में नॉर्वे में जिस हिसाब से, चाहे पर कैपिटा इनकम की बात कर लें, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लें, चाहे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉस की बात कर लें, इन सभी चीज़ों में, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर लें, सभी चीज़ों में नॉर्वे बहुत आगे है। ओवर दो तो मैं कहूँगा सारी ही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पूरी दुनिया से सबसे आगे। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो आई है श्रीलंका की तरफ से कि श्रीलंका के फास्ट बॉलर हैं एक, जिनका नाम है लसिथ मलिंगा। उन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है। लसिथ मलिंगा को ज्यादातर लोग जानते ही हैं क्योंकि वही एक बॉलर थे जो, जिनका आर्म पूरा ऊपर ऊपर तक नहीं जाता था, टेढ़े हाथ करके फेंकते थे, और उन्होंने हर फॉर्मेट से, जितने भी फॉर्मेट्स हैं सबसे क्रिकेट से रिजाइन ले लिया है। इंटरनेशनल से वो पहले ही ले चुके थे, अब हर फॉर्मेट से ले लिया है। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आई है महेंद्र प्रताप सिंह को लेके। कि देखो, अभी कुछ दिनों से हम लोग देखते हैं जब से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी न्यूज में आई है कि उनके बेटे ने कह दिया है कि हमारे पापा जो महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए दिए थे, जमीन दी थी, वो जमीन पे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी है उनका नाम चेंज करके महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी एक यूनिवर्सिटी का, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कवर किया था कि नई यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही है जो बनाई जा रही है महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे। उनपे न्यूज आई है कि इनका जो मेमोरियल है, मेमोरियल मतलब जहां पे इनकी समाधि है वृंदावन के पास में है, यमुना नदी के किनारे, उसकी बहुत हालत खराब है। बहुत हालत खराब है मतलब ऐसी हालत खराब है, उसकी छत वत कुछ नहीं है, ऐसी ही है, वहां पे डली है, गंदगी डली है, ये वो फलान ठिकाने, कोई देखभाल नहीं है, कुछ नहीं है। और महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे वहां सरकार चीजें जारी कर रही है, उनके लड़के लड़ रहे हैं वहां पे उनके नाम के लिए, और जहां पे उनकी मेमोरियल है उस पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। तो इसके ऊपर पूरा एक डाटा छोटा सा पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। तो बस हमें केवल इतना जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पे कि महेंद्र प्रताप सिंह कौन है और उनकी मेमोरियल कहाँ पे है, तो वो वृंदावन में है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो वो आया है स्टडी सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एंड एनालिसिस के द्वारा। ये सरकार की ही एक एजेंसी है, बाय द वे सरकारी एजेंसी है। इसके द्वारा एक डाटा निकला है कि मनरेगा जो महात्मा गांधी रूरल नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है,
उसके तहत हम लोग देखते हैं कि रूरल एरिया में 100 दिन का अनिवार्य रोजगार सबको दिया जाता है। बट अभी एक डाटा निकला है, सरकार ने ही निकाला है, कि पिछले 5 सालों में हम लोग एवरेजली हर आदमी को अगर अगर एवरेज पूरे गांव के लोगों का एवरेज निकालें तो हर आदमी को केवल 15 से 17 दिन का ही रोजगार दे पाए हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा। जिन्हें मिला होगा उनको 100 दिन का मिल गया होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मिला होगा, इसीलिए एवरेज 15-17 दिन है। तो ये एक हम लोगों को छोटा सा डाटा जानने के लिए जरूरी है कि मनरेगा के तहत पिछले 5 साल में केवल 15 से 17 दिन का ही रोजगार है जो लोगों को मिल पाया है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए विनोद कनन को लेके कि जो विस्तारा एयरलाइंस है। देखो, विस्तारा एयरलाइंस वही है जो 2015 में शुरू की गई थी, और सिंगापुर और हमारी जो टाटा कंपनी है, टाटा और सिंगापुर दोनों ने मिलकर शुरू की थी, जिसकी 47 फ्लाइट्स हैं जो अलग अलग जगह जाती हैं। तो विनोद कनन है जो विस्तारा के नए सीईओ और एमडी बना दिए गए हैं इस समय। एक नेक्स्ट न्यूज है साउथ कोरिया को लेकर कि साउथ कोरिया ने भी गूगल पे फाइन लगा दिया है $177 मिलियन का। अब देखो, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि साउथ कोरिया से पहले भी गूगल पे फाइन लगाया गया था कि वो अपने ऐप प्लेटफॉर्म पे, प्ले स्टोर पे ऐप्स नहीं डालने दे रहा था, दूसरों के ऐप्स बैन कर दे रहा था, अपने ऐप्स को ज्यादा प्रमोट कर रहा था, गूगल ऐप्स को कॉम्पिटिटिवनेस खत्म कर रहा था मार्केट में। इन्हीं चीजों को लेके साउथ कोरिया ने भी इस पे फाइन लगाया है गूगल पे। तो गूगल हर जगह एक ही चीज को लेके, प्ले स्टोर को लेके फाइन पर फाइन कहाँ चले जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं कि भारत में चाहे हम टेक्सटाइल की बात करें, फूड प्रोसेसिंग की बात करें, फार्मिंग की बात करें, मर्चेंडाइज की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, व्हीकल पार्ट्स की बात करें, या कैपिटल गुड्स की बात करें, ये 7 चीजों के लिए भारत को टॉप एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट घोषित कर दिया गया है। इंटरनेशनली टॉप एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट में भारत टॉप नंबर पे आया, नंबर 1 नंबर पे आया है, अगर हम टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फार्मिंग, मर्चेंडाइज, इलेक्ट्रॉनिक, व्हीकल पार्ट और कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। तो कि अगर ये बनाना है तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा अच्छा। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए राजस्थान को लेकर कि हम देखते ना, राजस्थान में एक लॉ है जिसका नाम है राजस्थान पर्यटन व्यवसाय लॉ, और उसमें अमेंडमेंट लाया गया है अभी 2021 में। तो अभी इसका नाम पूरा ही चेंज करके राजस्थान पर्यटन व्यवसाय 2021 कर दिया गया है। इसमें चेंज किया गया है सेक्शन नंबर 27A। अब सेक्शन 27A क्या है? जब भी कोई पर्यटन आता है, कोई पर्यटक आता है राजस्थान में, अलग अलग जगहों को घूमता है, उनको हरेस किया जाता है, उनको रेसिज्म को लेकर हरेस किया जाता है, वो काला गोरा बोल के, या किसी भी प्रकार से शारीरिक परेशान पहुंचाया जाता हो, या नहीं जानते ये समझ के बहुत ज्यादा रुपए लूटे जाते हो। तो इन सब के लिए राजस्थान ने ये लॉ पारित किया है कि अगर उनको हरेस किया जाएगा, तो देखो लॉस पहले से भी थे बट वो स्ट्रिक्ट नहीं थे, इसमें बस और स्ट्रिक्टनेस ला दी है कि अगर कोई ने उसको हरेस किया तो 3 साल की जेल हो जाएगी, अगर किसी ने फिजिकली असॉल्ट किया तो उनको 7 साल तक की जेल है इसमें। तो ये सब चीजें बढ़ा दी गई, जो पहले 1 साल थी या जुर्माने में ही छूटे जाते थे, तो वो सब चीजें खत्म करते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो अभी हैदराबाद हाईकोर्ट के पास में एक केस गया था कि जो एजुकेशन है, देखो एजुकेशन हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो स्टेट लिस्ट का पार्ट होता था, स्टेट की सब्जेक्ट लिस्ट का पार्ट होता था। बाद में इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बाद से। अभी क्या है, हैदराबाद हाई कोर्ट में एक केस गया है कि एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में फिर से डाला जाए। तो हैदराबाद हाई कोर्ट ने ये केस ले लिया है और अब इस केस पे फैसला आएगा जल्दी ही, देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग बात करें तो बस थोड़ा ये जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था। यूनियन लिस्ट की बात करें, इस समय उसमें 100 सब्जेक्ट ने, पहले 97 थे, स्टेट में पहले 66 थे, अभी 61 सब्जेक्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट में इस समय 52 सब्जेक्ट है। तो बस यही चीज जानना जरूरी होती है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आइए सोलर स्टॉर्म को लेकर। देखो एक डाटा आया है कि जो एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन अभी चेंज हो रही हैं, 2% ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं कि हर 10 साल में एक ना एक सोलर स्टॉर्म आया करेगा हर देश पे। ये अभी न्यूज निकली है इंडियन इसरो के द्वारा। अब भारत की जो सैटेलाइट्स हैं, जो सोलर स्टॉर्म्स या सोलर एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्योंकि देखो जब सोलर स्टॉर्म्स आते हैं तो वो जिस देश को टारगेट करता है, सीधे आके पृथ्वी पर जब टकराता है,
वहां पे रेडियो किरणों की बात कर लें या वेव्स की बात कर लें, फोन ट्रैकिंग की बात कर लें, हर चीज में प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए हमें इसको पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कब सोलर स्टॉर्म आ रहा है। तो उसके लिए जो भारतीय सैटेलाइट्स हैं उनको अब चेंज करने की जरूरत है, ये भी इसरो ने कहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बस ये छोटी सी जानना हुई थी कि एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन जैसे चेंज हो रही हैं, उस वजह से हर देश में 2% चांसेस बढ़ गए हैं कि सोलर स्टॉर्म हर 10 साल में आएंगे। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए क्रिस्पर को लेके, CRISPR। देखो, क्रिस्पर एक रिसर्च एजेंसी है। उसने क्या किया ना, जो एंसेफेलाइटिस मच्छर होता है, हम लोग देखते हैं ज्यादातर मलेरिया, डेंगू, फलाना ढकाना, जितनी बीमारी होती है वो वही मादा मच्छर फैलाती है। तो उन मॉस्किटोस को रोकने के लिए इसने एक नया तरीका निकाला है, जिस तरीके का नाम रखा है प्रिसीजन गाइडेड स्टेरिल प्रोजेक्ट टेक्निक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है PGSIT, PG-SIT। अब PG-SIT टेक्निक क्या है? इन लोगों का कहना यह है कि जो एंसेफेलाइटिस मच्छर है, उनके जो मेल मच्छर होते हैं उनको हम लोग अनफर्टाइल बना देंगे। ऐसी चीजें जहाँ पे मेल मच्छर पाए जाते हैं, जहाँ पे ये लोग मच्छर होते हैं, वहां पे ऐसी चीजें मिला के डाल देंगे तो वो मेल मच्छर अनफर्टाइल हो जाएंगे, या ऐसे हो जाएंगे कि बाद में अगर वो जन्म भी देते हैं, जब मेटिंग करते हैं और जब मादा जन्म देती है और मच्छरों को, तो वो मच्छर ज्यादा ऊपर तक उड़ ही नहीं पाएंगे। जब ज्यादा दूर दूर तक उड़ नहीं पाएंगे तो लोगों को डेंगू और चाहे मलेरिया की बात कर लें, इनको होने के चांसेस कंपेरेटिवली कम हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बस हमें ये जानना जरूरी है कि PG-SIT क्या है और ये किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है। तो PG-SIT जो टेक्निक है, ये क्रिस्पर जो संस्था है उसके द्वारा यूज की जा रही है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है थोड़ी वैसी, कि एक डेवस, DEVES, तो डेवस करके एक एजेंसी है, उसने एंथ्रेक्स के साथ में 150 करोड़ की एक डील की थी आज से 4-5 साल पहले। अब एंथ्रेक्स क्या है? इसरो के लिए अलग अलग देशों के मिशन लेके आना कि ये सैटेलाइट लॉन्च कर दो, वो सैटेलाइट लॉन्च कर दो, और फिर बदले में इसरो को पैसे कमवाना कि हाँ अलग अलग जगह पे जाना, इसरो के लिए डील करना कि हाँ हम आपकी सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे और इतने रुपए लगेंगे। तो ये डीलिंग का काम इसरो के लिए कौन करती है? एंथ्रेक्स करती है इंडिया में। तो एंथ्रेक्स ने आज से 4-5 साल पहले डेवास करके एक कंपनी है, DEVES, उसके साथ में 150 करोड़ की एक डील की थी। वो डील होने के बाद में तब से अभी तक वो डील होने के बाद में तब से अभी तक लटकी पड़ी थी, और अभी घोषित कर दिया गया है इसरो के द्वारा कि वो एक फ्रॉड डील थी और उसमें कुछ नहीं था। उसमें जो 150 करोड़ की जितनी भी डील हुई थी, आज तक इसरो के पास में एक भी रुपया नहीं आया है, और किसी भी प्रकार की सैटेलाइट को अब इसरो लॉन्च नहीं करने वाला उनकी। एक नेक्स्ट न्यूज आई छोटी सी, कि इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। साउथ साउथ कॉर्पोरेशन क्या है? जितने भी हम पृथ्वी के ग्लोब पे देखते हैं, जितने भी साउथ के देश हैं, उन सबकी मिलके एक साउथ साउथ कॉर्पोरेशन बन के रखी है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन है, जो 12 सितंबर को मनाया जाता है। 10 साल, बस एक छोटी न्यूज थी। अब यहाँ से आते हैं दो एडिटोरियल। पहला एडिटोरियल है राइट टू यूज इंटरनेट को लेकर, कि देखो हम बात कर ले चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंफॉर्मेशन की, जो हम लोगों को आर्टिकल 19 में मिलता है। आर्टिकल 19 में हमें वाक और इंफॉर्मेशन की स्वतंत्रता है, बट जब राइट टू इंटरनेट भी उसी में आता है, और हमारे इंडिया में हम देखते हैं आजकल छोटी छोटी बातों पे इंटरनेट कर दिया जाता है ब्लॉक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बात कि ये जो बैन किए जा रहे हैं इंटरनेट को, जब मर्जी हाँ तो बंद कर दो, छोटा सा भी अगर कोई राइट हुआ तो उसमें इंटरनेट को पूरे एरिया में बंद कर दिया जाता है, लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने दी जाती, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं भाई, किसान प्रोटेस्ट करने आए, उनका तुम लोगों ने इंटरनेट, उस एरिया में इंटरनेट बंद कर दिया, तो लोगों के प्रोटेस्ट में भी तुम इंटरनेट बंद कर रहे हो, तो सरकार इनका गलत यूज कर रही है। बाद में इंटरनेट बंद करने की बात की जाए तो ये IT एक्ट के सेक्शन नंबर 66A के अंतर्गत आता है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि आज भी लोगों को तुम इंटरनेट बंद कर रहे हो या इन क्राइटेरिया पे रिटेन कर रहे हो कि ये इंटरनेट पे फैला सकता था। समझ रहे हो सकता वाली बात, कि इंटरनेट पे ये गंदगी फैला सकता था, या इंटरनेट पे ऐसा कुछ कर सकता था जो नेशनल इमरजेंसी के लिए खतरा हो सकता था, और उस सकते के दम पे तुम लोगों को रिटेन कर लेते हो, लोगों को डिटेंशन में डाल देते हो। ये चीज जो IT एक्ट के 66A के अंतर्गत है, ये ट्रायल्स करना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रखा है 5 साल पहले से।
और आज भी ऐसा किया जा रहा है। जबकि अभी हम लोगों ने देखा था कि एक न्यूज आई थी कि डाटा, जब किसान बिल के टाइम पे एक न्यूज आई थी कि एक टूल किट बनाई गई है, उस टूल किट को लेके 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। फिर बाद में क्या हुआ, उन सब लोगों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज से 5-6 साल पहले ही कह दिया है कि किसी को भी केवल सख्ता के बेस पे कि हाँ ये उपद्रव फैला सकता है, या प्रो बताना कि इतनी तारीख को यहाँ इकट्ठे होना है, इतनी तारीख को यहाँ इकट्ठे होना है, अगर तुमने वो बनाया भी है फिर भी उसमें कोई बेस नहीं है, तुम्हें कोई कैद नहीं कर सकता उस दम पे कि नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को भी छुड़वाया था। और आज भी लेकिन बहुत सारे लोग, सरकारों के द्वारा ऐसे लोग पकड़ लिए जाते हैं, उन पर ट्रायल भी चलाए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल यही कहा है कि ये जो ट्रायलिंग है इसको बैन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसके खिलाफ एक कानून लेके आना चाहिए। हमने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है, फिर भी ये ग्राउंड में लागू क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों आज भी लोगों को पकड़ा जा रहा है। जब हम देखते ना कि इंटरनेट बैन कर दिया जाता है जगह जगह पे ऐसी चीजों को लेके, इंटरनेट बैन होना कई बार जरूरी होता है, बट वो बैन टेम्परेरी होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। इंटरनेट ओवरऑल शटडाउन ही नहीं कर देना चाहिए। शटडाउन, अगर तुम इंटरनेशनल शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहे हो धीमे धीमे, और इंडिया नहीं चाहता कि वो अपनी इमेज ऐसी बनाए। इंडिया की इमेज ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट को शट डाउन करने के लिए तुम लोगों के राइट्स नहीं छीन सकते। इंटरनेट उनका राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंफॉर्मेशन आर्टिकल नंबर 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनका राइट है ये, कि वो राइट टू यूज इंटरनेट। लोगों के व्यापार जुड़े हैं इंटरनेट से, लोगों के शिक्षा जुड़ी है इंटरनेट से, लोग पूरे पूरे व्यापार कर रहे हैं, उनको करोड़ों का नुकसान हो जाता है अगर इंटरनेट बंद हो जाता है। जो हम बात करें ना, ट्रस्ट डिफिकेट हो जाता है, लोगों का ट्रस्ट कम हो जाता है सरकार पे। जो जब इंटेंस शटडाउन लग जाते हैं, लोगों के इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं, वहां से लोग जहां पे आपातकाल जहां लगते हैं, इंटरनेट शटडाउन जहां लगते हैं, लोग वहां से चले जाते हैं। जो हम कहते हैं ना कि सरकार के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि इंटरनेट बैन करना है, ना कि थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट अगर सरकार के खिलाफ कोई करने आता है उस पर भी इंटरनेट बंद कर दे रहा है। ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको रोकना चाहिए। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा। तो दैट्स ऑल, यही सब बातें हैं ये एडिटोरियल में थी। अब एक छोटी सी एक आर्टिकल और है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 2+2 डायलॉग को लेके, कि देखो भारत की रणनीति और साझेदारी बढ़ रही है लगातार ऑस्ट्रेलिया के साथ में। हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले ही 2+2 डायलॉग भी किया ऑस्ट्रेलिया के साथ में। और वहीं हम देखते हैं अब 2+2 कौन होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, हमारे और उनके, दोनों ने आपस में बात की। हम लोगों की स्ट्रेटेजिक साझेदारी को 1 साल हो गए पे। अब स्ट्रेटेजिक साझेदारी का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्लाइमेट पे, सिक्योरिटी पे, सिविल लॉ पे, मैरी टाइम पे, पार्टनरशिप पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, मतलब हर एक मुद्दे पे आपस में मिलके बात करें और मिलके चलें। और अलग अलग मुद्दों पे अगर तुम 5-6 मुद्दों से ज्यादा पे एक देश के साथ में पार्टनरशिप रखते हो तो उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान लिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 1 साल हो गया तकरीबन। पहले नहीं था, 2+2 डायलॉग से पहले नहीं थी। 2+2 डायलॉग से पहले केवल हम लोगों का इकोनॉमिक बैकग्राउंड था, दैट्स ऑल, और ये सारे बैकग्राउंड नहीं थे। अब ये सब भी आ गए हैं। और हम ये भी देखते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में इंडो पैसिफिक जो ओशियन है उसमें क्वाड और भी ज्यादा दमदार हुआ है। और क्वाड की अभी मीटिंग भी होने वाली, पहली मीटिंग है जो क्वाड की होने वाली है इस साल। अभी तक क्वाड की कोई मीटिंग नहीं हुई, इस साल से पहली मीटिंग शुरू हो रही है। तो मोदी जी जा भी रहे हैं अपने क्वाड की मीटिंग में, अभी हम लोगों ने बात की। तो इंडो पैसिफिक ओशियन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी क्वाड जरूरी है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन जो डायलॉग है वो जरूरी है, अपनी साझेदारी को और बढ़ाना जरूरी है। बट ये साझेदारी क्या ऐसी परिस्थितियों में बन सकती है जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के इंटरेस्ट पूरे नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि देखो, जब इंडिया के लोग जॉब करने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो उन लोगों ने उन पे नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा के रखे हैं बहुत सारे। इंडिया के माल पे भी नॉन टैरिफ बैरियर लगा के रखे हैं कि ये आएंगे तो इनको इतना % टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर से हैं, यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के नहीं है। या ये माल आ रहा है, इस पे 28% टैक्स लग रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन ये माल इंडिया की फलानी स्टेट से नहीं आना चाहिए, या जिस कंपनी में बन रहा हो वहां पे बच्चे काम ना करने चाहिए, जिस कंपनी में बन रहा हो वहां ये नॉर्म्स पूरे होने चाहिए, तभी हम इंडिया का माल लेंगे। इनको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। ये बैरियर इंडिया को हटाए जाए, ये बैरियर ऑस्ट्रेलिया को हटाना चाहिए इंडिया के लिए। और दूसरी तरफ जब ऑस्ट्रेलिया अपने डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में बेचने आता है
तो और कंट्री के कंपैरिजन में हम ऑस्ट्रेलिया के डेयरी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। तो इंडिया को भी सबके जैसा ही व्यवहार करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के साथ में। हाँ, अब इंडिया ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इंडिया का ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। अगर हम और कंट्री जितना ही टैक्स लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया पे भी, तो उनके डेयरी प्रोडक्ट इतने सस्ते होके आएंगे इंडिया में कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट बर्बाद हो जाएंगे उस चक्कर में। तो अब देखते हैं। देखो, दोनों देशों के एक बायलैटरल टाइज अगर बढ़ाने हैं तो दोनों देशों को थोड़ा थोड़ा तो झुकना ही पड़ता है, और दोनों देश मिलके अगर ये काम करें और आपस में आपसी साझेदारी से चलें तो क्वाड को और मजबूत बनाया जा सकता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो बायलैटरल टाइज है उनको और मजबूत बनाया जा सकता है, और हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन में और ज्यादा उभरते हुए देशों के रूप में, और ज्यादा ताकतवर देशों के रूप में साथ मिलके बढ़ सकते हैं। तो दैट्स ऑल, यही सब था जो इस एडिटोरियल था। और आज 15 सितंबर की बात करें तो इतनी ही न्यूज़ थी जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी थी। दैट्स ऑल।